हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था कि भाई कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा उसको आप बैलेंस कैसे करते हो, तो उन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोला था अपन ने कि भाई आप क्या करना, एन फैक्टर कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे बात करें तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 से किस में गया आपका, +2 में गया, कितने का चेंज है 5। तो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना होगा आपका 5। ऑक्सीलेट आयन अगर हुआ वो CO2 में जा रहा है तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। आप ऐसे भी बता सकते हो +3 से +4 में गया है, 1 का चेंज आया, 1 में कितने कार्बन है आपके पास 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप अगली चीज़ बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। उल्टा पुल्टा याद रखना, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला था आपको कि अगले स्टेप में क्या करना, जो एन फैक्टर आया उसके सिंपलेस्ट रेशियो को क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। एन फैक्टर के सिंपलेस्ट रेशियो को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया 5। और जैसे ही आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्पीसीज आपके पास फिक्स हो गया। और रिएक्टेंट के बेसिस पे आप किसको बैलेंस कर दो, आप प्रोडक्ट को। Mn कितना हुआ 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका फिक्स। कार्बन कितना था 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना है आपका 10, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें फिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका 4 2 ज़ा कितना होगा आपका 8, 5 4 ज़ा कितना रहेगा आपका 20। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 28 आया, बट यहाँ पे कितना है आपका 20। तो अपन ऐड क्या कर देंगे एक्स्ट्रा 8 वाटर मॉलिक्यूल, 8 अपन ने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया 8 H2O ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐड करना पड़ेगा, किस चीज़ का प्रॉब्लम आ गया H पॉजिटिव का, कितना 8 2 ज़ा कितना हो गया आपका 16 प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस क्या आ गया अपने पास 16, रहता है अपन इसको सही से वापस से दूसरे पेन से लिख देते हैं, प्लस 16 H पॉजिटिव। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन बैलेंस पता चला। सबसे पहले एन फैक्टर कैलकुलेट करो, फिर उनके सिंपलेस्ट रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगले स्टेप में क्या करना, अगर रिएक्टेंट आपका फिक्स है, रिएक्टेंट फिक्स हो गया तो रिएक्टेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट को क्या कर दो, बैलेंस करो। बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या करना, सेंट्रल एटम या वो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है चेंज, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या आएगा आपका ऑक्सीजन आएगा, और थर्ड पॉइंट पे क्या ऐड करते हैं अपन H पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट पे क्या बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट सब लोगों के क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसी में एक दो और क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो वो क्या होगा आपका m/5 m/2। Mn का क्या हुआ एन फैक्टर 5, तो m/5। CO2 का एन फैक्टर होगा 1, तो क्या है आपका m/1। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो क्वेश्चन आता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कि भाई इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो गए। तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या होगा आपका एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसका एन फैक्टर कितना है आपका 5, और आपका कितना है 5, स्टोइचियोमेट्री है 2, तो वैल्यू क्या है आपका 10। चाहे इसके लिए बात कर लो, एन फैक्टर कितना है 2, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 5, 5 2 ज़ा कितना है 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास 10। टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज इक्वल टू कितने आ गए अपने पास 10। चाहे प्रोडक्ट के बेसिस पे बता दो, एन फैक्टर इसका कितना है आपका 5, स्टोइचियोमेट्री कितना है 2, CO2 का एन फैक्टर कितना है 1, स्टोइचियोमेट्री कितना है 10, 10 × 1 इज इक्वल टू
10। 1 कैसे आया एन फैक्टर पता चला सब लोगों को, 5 4 से 3 में जा रहा है, 1 का चेंज है, कितने कार्बन है 1। तो रिएक्शन अगर इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या लिखा था अपन ने, बैलेंसिंग क्लियर हुआ, एन फैक्टर क्लियर हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हुआ, इक्विवेलेंट वेट क्लियर हुआ सब लोगों के, और 5th पार्ट आ जाता है आपका टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका मेथड क्या रहेगा, आपका सेम। क्लियर हुई इतनी बातें, ठीक है, यहाँ तक समझे सारे लोग, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो उससे पहले एक आप नोट करके पॉइंट लिख लेना कि वैसे तो अपन रेडॉक्स रिएक्शन को फॉरवर्ड से बैलेंस करते हैं, बट 3 अपने पास स्पेशल केस रहेंगे जिनमें अपन रिएक्शन किधर से बैलेंस करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट करके लिखना, इन दीज फॉलोइंग केसेस वी विल बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। पहला क्या होगा इसका एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ऑक्सीडेशन प्लस सेम ऑक्सीडेशन नंबर, और तीसरा रहेगा आपका रिडक्शन प्लस सेम ऑक्सीडेशन नंबर। ये 3 केस होंगे तो आप क्या करोगे, रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन से बैलेंस करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन से। कुछ डिफरेंस नहीं है, वही प्रोसीजर रहेगा। लास्ट केस में अपन ने रिएक्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था एन फैक्टर को, अभी अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से कर रहे हो इसका मतलब आप प्रोडक्ट पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये नोट करके सब लोगों ने लिखा, ठीक है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या रहा। तो अपन बोलते हैं Cl2 से Cl- और ClO3 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहाँ पे क्लोरीन क्या है 0। तो आपका किस से किस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी हो रहा है और अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब इसमें अपन डायरेक्टली रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, तो अब अपन इसको कौन सी डायरेक्शन से बैलेंस करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन से। अब बात आती है कि भाई बैकवर्ड से कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए क्लोरीन -1 से किस में जा रहा है 0, कितने का चेंज आया 1, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा आपका 1। क्लोरीन +5 से किस में जा रहा है आपका 0, कितने का चेंज आया 5, तो इधर एन फैक्टर कितना आएगा 5। एन फैक्टर पता चला सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपका एन फैक्टर का वैल्यू आया, जो भी अपने पास एन फैक्टर का वैल्यू आया, उनको क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई किससे किया 1, इसको मल्टीप्लाई किससे किया आपने 5, ठीक है। अब और एक और चीज़ बोली थी, जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इसका मतलब आपका वो स्पीसीज क्या होगी, फिक्स। अब प्रोडक्ट बैलेंस है, प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या बैलेंस करेंगे अपन, रिएक्टेंट। टोटल क्लोरीन कितना है 5 और 1 कितना है 6, तो ये कितना आ गया आपका 3Cl2, क्या आ गया 3Cl2। क्लोरीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐड कर देंगे 3H2O, और अगर 3H2 ऐड करोगे तो फिर एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गया 6H पॉजिटिव, क्या है आपका 6H पॉजिटिव। समझे इतनी चीज़, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, H पॉजिटिव अगर प्रोडक्ट साइड आ रहा है, मतलब इसको शॉर्टकट या वैसे याद कर लेना कि अगर H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड आ रहा है, इसका मतलब मीडियम कौन सा होगा आपका, बेसिक। मीडियम कौन सा होगा आपका, बेसिक। बेसिक मीडियम को कभी भी H+ से डिनोट करोगे क्या, नहीं। आप क्या करोगे, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ क्या ऐड कर देना, OH-। दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ क्या ऐड कर देना, OH-। H पॉजिटिव और OH मिलके क्या बना लेगा, वाटर। 6H2 आ जाएगा, 3 कैंसिल हुआ, तो आपका प्रोडक्ट साइड में क्या रहेगा 3H2O। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा 3H2O। बट बैलेंसिंग पता चला सब लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, एन फैक्टर क्या रहेगा। डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, एक आता है कि इसका एन फैक्टर बताओ, एक और क्वेश्चन आता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज।
इस रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्री। चाहे किसी भी स्पीसीज के लिए देखो टोटल इलेक्ट्रॉन उससे सबसे वैल्यू क्या आएगी आपका सेम। चाहे यहाँ पे बात कर लो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है आपका 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना है आपका 5, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन n फैक्टर ऑफ Cl2 मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्री कितना आया 3 इज इक्वल टू 5। तो अपन लिख सकते हैं n फैक्टर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू कितना है आपका 5/3। क्लोरीन का Cl2 का n फैक्टर कितना है आपका 5/3। ये शॉर्टकट पता चला सब लोगों को कि नॉर्मल आप रिएक्शन को फॉरवर्ड से बैलेंस करना, बट 3 स्पेशल केस रहेंगे जहाँ पे रिएक्शन को किससे बैलेंस करोगे आप बैकवर्ड डायरेक्शन से। वो कौन से 3 केस रहेंगे? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होगा अगर साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल दो। दूसरा केस एक का रिडक्शन होना चाहिए और दूसरे स्पीसीज का सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा केस क्या था? ऑक्सीडेशन प्लस सेम ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हुई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर अपने पास कितना आ गया 5/3। n फैक्टर कितना आया अपने पास 5/3। क्लियर हुआ? और एक और नोट करके लिख लेना, अगर H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड आ रहा है इसका मतलब एसिडिक मीडियम, यही H पॉजिटिव अगर प्रोडक्ट साइड आ रहा है इसका मतलब मीडियम कौन सा रहेगा आपका बेसिक मीडियम रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अभी किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल क्रोमियम का n फैक्टर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 6, क्लोरीन -1 0, क्रोमियम क्या आ गया आपका प्लस आया। अब इसका तो पता चल रहा है कि भाई ये आपका क्या हो रहा है 6 से 3 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। बट क्लोरीन की बात करें तो -1 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। बट इसी क्लोरीन का क्या बोल रहे हैं -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन से बैलेंस नहीं कर सकते? फॉरवर्ड से। तो आप बैलेंस किधर से करोगे? बैकवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। -1 से -1 कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। K +1 से +1 में गया, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। क्लोरीन 0 से -1 में गया, कितने का चेंज है 1। एक में कितने क्लोरीन है आपके पास? 2, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया आपका 2। क्रोमियम +3 से +6 में जा रहा है, कितने का चेंज आया आपका 3 से 6 में गया, तो कितने का चेंज आया 3। n फैक्टर अपने को पता चल गया। अब जैसे ही n फैक्टर पता चला, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 6। इसका n फैक्टर अपने को डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या बोलेंगे कि भाई जो भी n फैक्टर आया उस वैल्यू को क्या कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। उस वैल्यू को क्या कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर किस से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। और जैसे ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसका मतलब वो स्पीसीज क्या हो गया आपका फिक्स। वो स्पीसीज क्या हो गया आपका फिक्स। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बैलेंस करेंगे। बताओ कितने क्रोमियम आए 2। अगर 2 क्रोमियम इधर आए तो इधर भी कितने आने चाहिए 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1। तो ये वाला स्पीसीज भी क्या हो गया आपका फिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोटेशियम की बात करें, K कितना आ रहा है 2, प्रोडक्ट साइड सिर्फ इसी में आ रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। अब प्रोडक्ट में सारी चीज़ें बैलेंस है, सिर्फ रिएक्टेंट में HCl नहीं है, तो इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। और अपन बोलेंगे क्लोरीन कितना आ रहा है यहाँ पे 2, 3 2 ज़ा कितना आया 6, 3 2 ज़ा कितना आया आपका 6। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आ गया आपका 14। जैसे क्लोरीन 14 आया तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 14 HCl। यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 14 HCl। तो अभी आपका रिएक्टेंट भी बैलेंस, प्रोडक्ट भी बैलेंस। अब अगली चीज़ देखिए अपन ने, किस चीज़ की दिक्कत आ गई आपका ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना आ रहा है आपका 7। प्रोडक्ट साइड में कहीं पे भी ऑक्सीजन है क्या आपके पास? नहीं। तो अपोजिट साइड में अपन ऐड क्या करेंगे +7H2O। प्लस क्या ऐड किया अपन ने 7H2O। कोई दिक्कत नहीं है।
और हाइड्रोजन क्या होगा अपोजिट साइड में, हाइड्रोजन रहनी चाहिए। यहाँ पे 14 है तो इधर भी कितना आ रहा है आपके पास 14। क्लियर हुआ? तो बताइए इस रिएक्शन में अपन ने हाइड्रोजन बैलेंस किया क्या आपका? नहीं। ठीक, तो समझे सारे लोग? तो एक वैसे भी चेक कर सकते हो क्रॉस चेक कि अगर आपने सब कुछ सही से किया है तो अगर आपका एटॉमिक फॉर्म में हुआ, सॉरी मॉलिक्यूल फॉर्म में हुआ, तो आपका हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन आयनिक फॉर्म में होता तो आपका चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में अपन ने चार्ज बैलेंस किया था क्लास में नहीं। अगर आपने सब कुछ सही से किया है तो आपका चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हुई अपने पास। इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं m/6, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा m/2, इसका इक्विवेलेंट वेट m/3। इसका एन फैक्टर डायरेक्टली अपन नहीं बता सकते, बट अपन बताएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्री। अब चाहे किसी से देख लो, 6 × 1 6, 3 × 2 6, 2 × 3 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है अपने पास 6। तो एन फैक्टर अपने को नहीं पता, बट स्टोइचियोमेट्री पता है कितना है 14। तो आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 6/14, तो आएगा 3/7। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया HCl का एन फैक्टर रहेगा आपका, HCl का एन फैक्टर रहेगा कितना है आपका 3/7। HCl का एन फैक्टर कितना है 3/7। बट आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या ये चीज़? नहीं। ये चीज़ अपन ने कैसे बताया? बैलेंसिंग से। क्लियर हुआ? बैलेंसिंग आई गेस सब लोगों को क्लियर हो गया। बैलेंसिंग के साथ अपन ने क्या क्या चीज़ें सीख ली? बैलेंसिंग के साथ अपन ने बात किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की, एन फैक्टर की बात की, इक्विवेलेंट वेट की बात की, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता चला। ठीक है, आपको सिंपली एन फैक्टर कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर किसी में आप फॉरवर्ड से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप किससे बैलेंस कर लो? बैकवर्ड डायरेक्शन से। और 3 स्पेशल केस रहेंगे जिनमें किससे बैलेंस करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन से बैलेंस करते हैं। यहाँ तक समझा सब लोगों को? ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट केस क्या आता है आपका? स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और इसका थ्योरी आपने एक रामू सर ने एक वीडियो अपलोड कर रखा था आप लोगों का टाइट्रेशन करके, तो इसका थ्योरी वाला पार्ट आप वहाँ से भी समझ सकते हो। और अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह की बात करते हैं। तो आपके पास एक कंसेप्ट रहता है इक्विवेलेंस कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? इक्विवेलेंस कंसेप्ट। और इक्विवेलेंस कंसेप्ट क्या बोलता है आपके पास? वो बोलता है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो किसके इक्वल होगा? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंस के क्या होगा आपका? इक्वल होगा। और एक और चीज़ लिखना कि अगर ग्राम इक्विवेलेंस की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंस बेसिकली होगा एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल। ग्राम इक्विवेलेंस को क्या बोलोगे? एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका एक लॉजिक होगा कि ग्राम इक्विवेलेंस सबको क्या कर दो आप? इक्वेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ईच इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का सब लोगों को पता होगा, एन फैक्टर कितना रहेगा? 5, 3 एंड 1। 5 कहाँ पे होगा? एसिडिक में। 3 कहाँ पे होगा? न्यूट्रल में। 1 कहाँ पे होगा? बेसिक में। तो KMnO4 का एन फैक्टर पता चला अपने पास कितना है आपका? 5। और ये +7 से भाई रिड्यूस होगा तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें बोल सकते हैं इसका एन फैक्टर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आया आपका? मोल। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक से ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो, क्या हो? एक से ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्या कर दो आप? ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है, FeSO4 भी आ रहा है और क्या आ रहा है? FeC2O4 भी आ रहा है। तो अपने को पता है Fe +2 से +3 में जाएगा, तो यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है, तो 1 का चेंज आया।
FeSO4 रिएक्शन की बात करें तो अपन लिख सकते हैं KMnO4 किस में जाएगा आपका Mn2 पॉजिटिव में, FeSO4 किस में जाएगा आपका Fe3 पॉजिटिव, Fe2O4 ऑक्सिलेट आयन का बोलते हैं अपने पास CO2 में जाएगा, और Fe किस में चला जाएगा Fe3 पॉजिटिव, Fe किस में चला जाएगा Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा आपका 5, यहाँ पे एन फैक्टर 1, Fe के लिए कितना आया 1, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, एक का चेंज, टोटल कार्बन कितने हुए 2, तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना आया आपका 3। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो FeSO4 का 1 मोल है, एन फैक्टर भी कितना है 1, FeC2O4 का 1 मोल है, एन फैक्टर कितना हुआ 3, तो क्या आया आपका 1 + 3 = क्या आया 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मोल = क्या आएगा आपका 4/5, कि KMnO4 के कितने मोल रिक्वायर्ड रहेंगे आपके पास 4/5 मोल रिक्वायर्ड रहेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को कि बेसिकली अपन ने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट कर दी, और ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके इक्वल बता दिया, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एन फैक्टर आई गेस सब लोगों को कैलकुलेट करना आता है, जिसको नहीं आता तो वो पुराने वाला प्रीवियस वीडियो देखना जिसमें एन फैक्टर अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस में। एक और चीज़ देखना कि भाई वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा कौन किससे कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ था क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ऑक्सिलेट आयन, उसके अलावा जो भी केस आया अपने को रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे बोल रहा है वो अपने को कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Cu2S इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में अपने को पता है एन फैक्टर कितना रहेगा आपका 5 रहेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है Cu2S किस में जा रहा है आपका Cu2 पॉजिटिव और आपका SO2 में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर कितना है आपके पास 2, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 से +2 में जा रहा है, तो कितने का चेंज है आपका 1 का। सल्फर 1 है, सल्फर कौन सी स्टेट में है -2 से +4, कितने का चेंज है आपका 6 का। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया आपका, एन फैक्टर आया 2 + 6 = 8, 2 + 6 कितना है अपना 8। क्लियर हुआ, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया 5 और इधर एन फैक्टर कितना आया आपका 8। और अपने को क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, बोलेंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 = ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S। KMnO4 का एन फैक्टर 5 × क्या लिखा मोल, Cu2S का एन फैक्टर कितना आया 8, इसका मोल कितना दिया हुआ अपने को 1, तो मोल कितना आया आपका 8/5, मोल क्या आया अपने पास 8/5। कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस अच्छे से क्लियर हुआ ये वाला केस कंसेप्ट भी। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल है, आप अपने आप से ट्राई करना। इसमें बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज MnO4 नेगेटिव एंड एसिडिक मीडियम। इसका एन फैक्टर कितना होगा 5, ऑक्सिलेट आयन किस में जाता है CO2 में, एन फैक्टर कितना होगा 2। डायरेक्टली भी बता सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट, तो एन फैक्टर इनटू मोल एन फैक्टर कितना है 5 × 1, n कितना आ गया आपका 5/2। तो अगर एक बार कंसेप्ट पता चला तो ये क्वेश्चन आपका 20 to 30 सेकेंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली हुआ क्या, अपन ने सिर्फ एन फैक्टर कैलकुलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। तो आई होप ग्राम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हुआ, समझे सारे लोग। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह और प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अपने को दिया हुआ है, आपको पूछ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या दिया हुआ है E = m/2 दिया हुआ है।
और अपने को पता है इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर 2 दिया हुआ है। तो अभी mn कौन सी स्टेट में है, +2 में। अगर n फैक्टर 2 हुआ तो कितने का चेंज आना चाहिए, 2 का चेंज। तो आपका mn कौन सी स्टेट में होना चाहिए, mn 4 पॉजिटिव। ऑप्शन देखो जिसमें 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना होगा, mn 3 पॉजिटिव, ये नहीं होगा। mn 4 ये कितना हुआ, 7 पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बात करें तो 8 में से 2 गया तो कितना हुआ, 2 गया तो 6, तो ये भी नहीं हुआ। MnO2 में mn कौन सी स्टेट में है, mn 2 पॉजिटिव। क्लियर हुआ पहला एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट है इसका हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो m/2 लिखा, n फैक्टर 2 पता चला, और mn अभी कौन सी स्टेट में, +2 में 2 का चेंज आया तो कितना लिखा, mn 4 पॉजिटिव। समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बात, आपको दिया हुआ है इन गिवन रिएक्शन, ये ऐसा कुछ दे रखा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव। सेम स्टोरी है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू S2O3। तो आपका MnO4 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इंटू मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव कितना दिया हुआ है, वापस से अगर सही से सॉल्व करें, अगर आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2O8 2 नेगेटिव। MnO4 का n फैक्टर, Mn2 पॉजिटिव का n फैक्टर कितना होगा, एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 5। इसका मोल कितना दिया हुआ है आपको, 1। S2O3 S2O8 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। तो क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय मोल। तो मोल इज इक्वल टू कितना है आपका, 5/2। तो 5/2 इज इक्वल टू क्या है आपका, 2.5। 5/2 इज इक्वल टू कितना है आपका, 2.5। बेसिकली क्या किया, इसी में भी वही लॉजिक, आपको ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना रहेगा। समझे सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml 0.1 मोलर FeSO4 was treated with KMnO4 in acidic medium. The amount of KMnO4 used, तो अपन वापस से वही बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू KMnO4। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, Fe +2 से +3 में जा रहा है, तो n फैक्टर 1। और एक और देखना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एक और फॉर्मूला रहता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर आप ml में लिखते हो तो मोल की जगह क्या आ जाएगा, मिलीमोल। बट वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों साइड मिलीमोल है, चाहे आप दोनों साइड वॉल्यूम ml में कंसीडर करो, तो दोनों साइड चाहे वॉल्यूम ml में कंसीडर करो या लीटर में कंसीडर करो, एक ही बात रहेगा। इसका मोलरिटी कितना है आपका 0.1, वॉल्यूम कितना है 10 ml इज इक्वल टू KMnO4 पे आपका क्या होगा वैल्यू, KMnO4 का n फैक्टर कितना होगा, 5 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको 1 और कितना आया 2। तो इसके लिए m इंटू वी इज इक्वल टू कितना आया आपका 0.2। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का वैल्यू क्या आया आपका 0.2। ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट केस में क्या आएगा 0.5 नहीं होगा, सेकेंड केस में 0.5 नहीं होगा, नेक्स्ट केस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा आपका 1, ये भी नहीं होगा। 10 इंटू 0.02 तो क्या आएगा आपका वैल्यू 0.2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। बट समझे क्या किया अपन ने, इसमें भी वही लॉजिक ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट करने रहेंगे, और अपन क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। समझा, कोई दिक्कत नहीं है। और मोल का एक और फॉर्मूला क्या रहता है आपका, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप व्हेन 1 मोल ऑफ NO3 माइनस इज रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ NH2। बेसिकली इतना थ्योरी, इतना स्टेटमेंट लिख दिया। वो पूछना क्या चाह रहा है कि भाई आप पूछना क्या चाह रहे हो
एन फैक्टर। किस से किस में जा रहा है आपका, NO3 नेगेटिव से NH2OH। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताइए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 NH2OH। नाइट्रोजन है H और इधर क्या आया OH, इस पे क्या आएगा +1 इधर क्या है -2, इस पे -1 इधर क्या है +1। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे -1। +5 से अगर -1 में जा रहे हैं तो बताइए कितने का चेंज आया आपका, 4 का कि 6 का, 5 और 1 आया 6। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया आपका 6। तो वो लैंग्वेज हो सकता है क्वेश्चन में अलग अलग दे कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड हैं, एन फैक्टर रहे, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। क्लियर हुआ सब लोगों को। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना सब लोगों को, जिनको भी नहीं आता या तो आप 11th वाले नोट्स वापस से एक बार देख लीजिए, अदरवाइज एक वीडियो रहेगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बता रखा है। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑक्सीलेट आयन और एक ऑक्सीलिक एसिड वाला दिया हुआ है और ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, 1 मोल ऑफ परमैंगनेट। 1 मोल ऑफ क्या दिया हुआ आपका परमैंगनेट। परमैंगनेट का मतलब क्या हुआ, परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव। परमैंगनेट आयन का मतलब MnO4 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम है तो आप क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो आपका कंपाउंड दे रखा है। अब कुछ भी नहीं दिया, मतलब एसिड वाला दिया हुआ एसिडिक मीडियम एन फैक्टर कितना रहता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके मोल कितने लिखेंगे अपन 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका मोल आया। अब इस पूरे का एन फैक्टर बताना है अपने को और अपने को पता है ये किस में जाएगा आपका ऑक्सीडाइज होके CO2 में जाता है। कार्बन +3 से +4 में कितने का चेंज आया 1, कितने कार्बन है 2 और 2 कितना आ गया 4। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है आपका 4। एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना है आपका 4। एन फैक्टर कितना है अपने पास 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन फैक्टर कितना है अपना 4। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एन फैक्टर कितना है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय मोल। तो आपका मोल इज इक्वल टू कितना है आपका 5/4। तो कितने मोल चाहिए ऑक्सीलेट वाले अपने पास 5/4। ऑक्सीलेट के कितने मोल चाहिए अपने को 5/4। एक बार वापस देख लो क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट किए अपन ने। परमैंगनेट के इज इक्वल टू ऑक्सीलेट। परमैंगनेट का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, इसका मोल कितना दिया हुआ आपको 1 इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल। मोल अपने को क्वेश्चन में पूछा है और इसका एन फैक्टर अपन ने लिखा कि भाई आपके पास C2O4 डॉट H2C2O4 और ये किस में जाता है आपका ऑलवेज CO2 में। +3 से किस में जा रहा है +4। कितने का चेंज आया 1, कार्बन कितने हुए 2। तो यहाँ पे कितना है इसका एन फैक्टर 2। यहाँ पे कार्बन कौन सी स्टेट से +3 से +4, कितने का चेंज आया 1, कितने कार्बन है 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना आ जाएगा 4। तो सॉल्व किया तो मोल ऑफ ऑक्सीलेट इज इक्वल टू कितने रिक्वायर्ड रहेंगे आपके पास 5/4। आई होप क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बात किसकी करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें बोल रखा है 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। आपका है HNO3, यहाँ पे +5 है। इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 4 मोल। कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में जाएगा आपका +1। यहाँ से नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में जाएगा आपका +1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर +1 में जाएगा तो आपको आंसर क्या होगा जिसमें नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, क्योंकि एन फैक्टर कितना दिया हुआ है 4। N2 यहाँ पे नाइट्रोजन +2 यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका P। क्लियर हुआ, कैसे लिखा पता चला।
एन फैक्टर 4 दिया हुआ और 4 दिया हुआ है, एन फैक्टर 4 दिया हुआ है, तो 5 से 4 का चेंज आया तो कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऐसा आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या है, बी। समझा? आई होप क्लियर हुआ ये वाला केस सब लोगों के, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल आता है अपने पास कि वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब पहले बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, नाइट्रोजन है -2, नाइट्रोजन -2 है, 2 इंटू नाइट्रोजन 2 माइनस, 2 नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एक सिंगल नाइट्रोजन में सिंगल नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5। तो आपका N2 माइनस इससे 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो कितने का चेंज आएगा आपका, N3 पॉजिटिव। कितने का चेंज आएगा आपका, N3 पॉजिटिव। समझे क्या किया अपन ने बेसिकली क्या किया कि भाई 2 नाइट्रोजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक के लिए कितना करेगा, 5। अगर -2 में है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा आपका, +3। ऐसा ऑप्शन है क्या आपका, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, +3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2-3 और एग्जांपल है। अगला केस दिया हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज द वेट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट है आपका, क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। याद करो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था, जब इक्विवेलेंट वेट जब कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे लिखा होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा आपका, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा आपका, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 8 ग्राम कहाँ पे आ रहा है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 32 ग्राम। तो आंसर होगा क्या, नहीं, 8 मोल ऑफ O2, 8 इंटू 32, ये तो और ही ज़्यादा हो गया, तो ये भी होगा क्या, नहीं। हाफ मोल ऑफ O2, 1/2 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 होगा क्या, नहीं। 0.25 मोल ऑफ O2, तो 1/4 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना है आपका, 8 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए। समझा क्या किया, वापस सुन लो। अपने को बोल रहा है कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, तो अपन ने वहाँ पे लिखा था 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें ऑक्सीजन कितना आना चाहिए आपका, ऑक्सीजन बाई वेट होना चाहिए 8 ग्राम। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दो ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास, ये 2 एक और भी हो गए, ठीक है। ये 3 लास्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट और फेरस ऑक्सिलेट। सबसे पहले तो समझना फेरिक और फेरस का मतलब क्या होगा। फेरिक का मतलब क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव। फेरिक का मतलब आयरन कौन सी स्टेट में है, Fe3 पॉजिटिव। फेरस का मतलब क्या होगा आपका, Fe2 पॉजिटिव। फेरस का मतलब क्या होगा आपका, Fe2 पॉजिटिव। और ऑक्सिलेट दिया हुआ है, तो फेरिक ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, Fe2C2O4 होल थ्राइस। और फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeC2O4। फेरस और फेरिक में सिर्फ अगर फॉर्मूला दे दे तो ये भाई आपका एकदम बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं दे तो थोड़ा सोचना। फेरिक का मतलब +3, फेरस का मतलब Fe2 पॉजिटिव। ये बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय X मोल ऑफ MnO4 एंड 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Y मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। X और Y का वैल्यू बताना है या रेशियो बताना है। फर्स्ट केस में लिखेंगे अपन, रिएक्शन लिखा Fe2
MnO4 नेगेटिव, इससे किस में गया Mn2 पॉजिटिव, फेरिक किस में चला जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीलेट किस में जाएगा आपका CO2 में। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कि भाई साहब इसका एन फैक्टर कितना होगा 5, क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। Fe है 3 पॉजिटिव, कार्बन है आपका 3 पे, अगर 3 से 2 में जा रहा है इसका मतलब 3 से Fe 3 पॉजिटिव में जाएगा, ऑक्सीडेशन 3 से 3 में गया, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। कार्बन आपका +3 से +4 में जा रहा है, कितने का चेंज है 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6। तो इस पूरे का एन फैक्टर कितना होगा, फेरिक ऑक्सीलेट का एन फैक्टर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो क्या आया आपका 1 × 6 इज इक्वल टू मोल है x इंटू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आया आपका 6/5, x इज इक्वल टू कितना आया आपका 6/5। क्लियर हुआ? फेरिक ऑक्सीलेट का एन फैक्टर 6 है वो पता चला ना, फिर तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना, ठीक है। दूसरा फेरस ऑक्सीलेट, फेरस ऑक्सीलेट है FeC2O4, ये जाएगा आपका Fe3 पॉजिटिव, CO2 में जाएगा MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव में जाएगा। इसका एन फैक्टर तो 5 होता है। और फेरस ऑक्सीलेट की बात करें तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि MnO4 क्या करेगा आपका दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर पहले से ही +3 में है तो और चेंज नहीं आएगा। तो Fe +3 से किस में 2 से जा रहा है +3 में, कितने का चेंज आया 1। कार्बन आपका +3 से +4 में, कितने का चेंज आया 1। कितने कार्बन है 2। तो इस पूरे का एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका, एन फैक्टर इज इक्वल टू 3। एन फैक्टर कितना है आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर इंटू मोल इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोल। तो y इज इक्वल टू कितना है आपका 3/5, y इज इक्वल टू कितना आया 3/5। और अपने को किसका रेशियो पूछा है x/y, तो x/y अगर आप लिख दो तो क्या है 6/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6/3 इज इक्वल टू 2/1। क्या आंसर आएगा अपने पास 2/1। ऐसा देखो रेशियो को यार है 2:1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा A। आपका आंसर क्या हो जाएगा A। इसमें सिर्फ क्या लॉजिक है, फेरस और फेरिक अपने को पता रहना चाहिए। अगले स्टेप में क्या किया अपन ने, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दिया अपन ने, इक्वेट कर दिया। समझे? ठीक। नेक्स्ट, मेटल को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन में एंड ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन it is found that the weight of metal seems to have increased by 24%। ठीक, आप जैसे भी सॉल्व करो, बट जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए आप इनिशियल वैल्यू क्या कंसीडर कर लेना 100। इनिशियल वैल्यू क्या कंसीडर कर लेना 100। तो अगर मेटल की बात करें तो अपन बोलते हैं इनिशियल मेटल क्या था आपका 100 ग्राम। इनिशियल मेटल क्या था आपके पास 100 ग्राम। अब अगर इसका कंबशन हो रहा है तो अपन ने लिखा मेटल प्लस O2 से M2OX कंबशन हो गया। इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो इक्विवेलेंट वेट अब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन से, और उसमें बोलते हैं कि भाई मेटल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना वेट मेटल रिएक्ट करेगा वही मेटल का क्या होगा आपका इक्विवेलेंट वेट अपने पास रहेगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि अगर 100 ग्राम आपका मेटल है तो उसमें 24 ग्राम आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, तभी तो 24% इंक्रीज किया। तो अपन लिख सकते हैं अगर 100 ग्राम में 24 ग्राम होगा तो 8 ग्राम में कितना होगा ये आपका 100/3। 8 ग्राम में कितना होगा अपने पास 100/3। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा मेटल 33.33। क्लियर हुआ? वैसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दिया मैंने, बट फिर भी आप वापस सोचना कि क्या बोला। मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो ऑक्साइड बनेगा,
ऑक्साइड में बोलते हैं अगर 100 ग्राम मेटल हुआ तो 24 ग्राम क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया अपन ने, बाय डेफिनेशन। और बाय डेफिनेशन बोलता है कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितने ग्राम मेटल कंबाइन हो रहा है वही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। 124 ग्राम के साथ कितने ग्राम कंबाइंड हो रहा है आपका, 100 ग्राम। तो 8 ग्राम के लिए कितना होगा, 24/3 इज इक्वल टू 8, 100/3 इज इक्वल टू 33.33। आपका आंसर क्या होगा, 33.33। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट, अगर मूल में क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2। कोई दिक्कत नहीं, जितनी चीज़ें आ रही है सबके ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना होगा, 5, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2। पता है ना कैसे क्या लिखा अपन, रिएक्शन भी अगर चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर रिएक्शन की भी अगर बात करो तो KMnO4 आपका किस में चला जाएगा, आपका KMnO4 प्लस H2C2O4, ये आपका जाएगा Mn2 पॉजिटिव, और किस में जाएगा आपका CO2। KMnO4 का एन फैक्टर 5, इसका 2, CO2 का कितना आएगा 1। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, 15 मोल, 15 मोल, 15 इंटू एन फैक्टर कितना है आपका 5, इसका मोल कितना है आपका N1 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 2, N2 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 1। तो आपका N1 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 75/2। N2 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 बाय 1 इज इक्वल टू 75। तो CO2 के मोल कितने आ जाएंगे आपके पास 75, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म 75, मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कंज्यूम 37.5। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ रेफरेंस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और अब क्या करना, आप एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करना, और जो भी डाउट रहेगा वो मेरे को मैसेज करना, ठीक है, ओके।